नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास मलिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे से। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। आज आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह 550 करोड़ की परियोजना सौंपने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। 2014 में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। इस जिले पर बीजेपी की खास नजर है। बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि आजमगढ़ में पार्टी का परचम फहराने का मतलब है कि पूरे पूर्वांचल में किला फतेह करना। 2014 में मोदी लहर चलने के समय से ही बीजेपी की निगाह आजमगढ़ पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आजमगढ़ को खासा महत्व देते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने यहां बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया था। इसका एक बड़ा कारण आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति है। इस तरह से इसका बड़ा राजनीतिक महत्व है। तो अमित शाह आज आजमगढ़ में गरजेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता विजय सिंह क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्सव होता, नोटबंदी का उत्सव मनाया जाता, लेकिन 8 नवंबर 2021 को कोई उत्सव भाजपा के मोदी जी ने, शाह जी ने नहीं मनाया। प्रश्न ये आता है कि साथ में अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। लाखों एमएसएमई बंद हो गए। एमएसएमई, छोटे मध्यम उद्योग, इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है, जहां लोगों को रोजगार मिलता है। लाखों एमएसएमई बंद हुए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। जो माइग्रेंट लेबर वहां से चले, आपने देखा, वो भी सब बेरोजगार हो गए। नरेगा में पैसा है नहीं, बट नहीं रहा है। तब से अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। जीएसटी आया। जीएसटी में भी जो जीएसटी का विरोध नरेंद्र मोदी करते थे, अब उसका वो श्रेय लेने लगे। लेकिन अधपकी व्यवस्था को जीएसटी से लागू करके उन्होंने छोटे और मध्यम व्यापारी को भी उन्होंने तबाह कर दिया। अब छोटे से छोटे मध्यम व्यापारी को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से के बिना फॉर्म भरना उसके लिए संभव नहीं है। और जब जीएसटी लागू किया गया था, वो भी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की रात को मिडनाइट उन्होंने आज़ादी के बारे में जो भाषण दिया था, उसी तरह का भाषण देने के लिए और नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक क्रांतिकारी निर्णय के बारे में उसका उल्लेख किया। लेकिन इस देश में नेटवर्क की। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने जीएसटी को लेकर मुद्दा बनाया था कि जीएसटी की जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करते थे, आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। तो बढ़ते आगे, अमित शाह आजमगढ़ के दौरे पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्वांचल में ही कुशीनगर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इसकी शुरुआत आज भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से होगी। सपा मुखिया 13 और 14 नवंबर को अपने 2 दिवसीय अभियान के दौरान कुशीनगर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय रथ से जाएंगे। लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो अमित शाह और यूपी के बड़े नेता सभी आज पूर्वांचल पर पूरा फोकस गड़ाए हुए हैं। अमित शाह जहां आजमगढ़ में रहेंगे, अखिलेश यादव कुशीनगर से विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज और कल वो विजय यात्रा निकालेंगे। दोनों का पूरा फोकस जो है वो पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल का वोट बैंक पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश में कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह है, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। दूसरी तरफ
अखिलेश यादव हैं, इस चुनाव आने वाले चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं कि किस तरह सत्ता पर वापसी की जाए। जहां बीजेपी सत्ता पर वापसी चाहती है, वहीं अखिलेश यादव 5 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। मेरठ के नौचंदी मैदान में आज होने वाली ओवैसी की सभा को पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। रात के समय पुलिस ने अनुमति नहीं देने का हवाला देकर टेंट और व्यवस्था को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध कर हंगामा भी किया। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थाने में धरने पर भी बैठ गए। बाद में एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और मामले को संभाल लिया। सभा के लिए कोई अलग जगह चिन्हित करने की बात कर देर रात सहमति बनी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा नौचंदी ग्राउंड में प्रस्तावित थी। हालांकि इस जनसभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया और रात के समय पुलिस नौचंदी मैदान पहुंची और वहां से सभी टेंट हटाए गए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने को लेकर विशेष चर्चा की गई। साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने आगामी कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या रणनीति तैयार की है, इसको लेकर उन्होंने साफ किया। आज भारतीय किसान यूनियन की एक कोर कमेटी की मीटिंग करनाल में डेरा गुरुद्वारा कार सेवा साहब में हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है वो मोड़ा मंडी से टीकरी बॉर्डर तक पैदल यात्रा का फैसला लिया गया है। 24 तारीख को सर छोटू राम की जयंती है और उनके गांव से उनके स्मृति स्थल है जहाँ सांपला में, वहाँ पे फूलमाला अर्पित करेंगे। और उसके बाद 26 तारीख को संविधान दिवस है। संविधान दिवस के पहले दिन 25 तारीख को मोड़ा मंडी से, जहाँ से पिछले साल हमने यात्रा शुरू की थी दिल्ली के लिए, दिल्ली कूच किया था, वहीं से इस बार पैदल यात्रा शुरू करेंगे जो पानीपत रोहतक से होते हुए 5 तारीख को टिकरी पहुंचेगी। और उसमें एक फैसला उसके साथ ये लिया है कि अगर 5 तारीख यानी दिल्ली पहुंचने से पहले अगर हमारे कानून वापस नहीं होते हैं, सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो हरियाणा और पंजाब इनका सारे किसानों का, मजदूरों का कर्जा बंद करवाने का अनाउंस करेंगे कि उसके बाद किसान तब तक कर्जा नहीं भरेगा जब तक आंदोलन चलता रहेगा। पूरे हरियाणा और पंजाब का किसान कर्जा रोकेगा और उसके बाहर के प्रदेश जो हैं वो वहीं बढ़ते हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां राजपुरा के वार्ड नंबर 3 के अपने कार्यकर्ता राजो टंडन के घर भाई के रूप में जाकर एक बहन को बिठौली उपहार में दिए, तो वहीं बिठौली पाकर राजो टंडन ने खुशी जाहिर की। राजो टंडन का कहना है कि वह कांग्रेस में कई सालों से काम कर रही है, लेकिन आज पहली बार उन्हें उनके शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिठौली देकर सभी बहनों का मान बढ़ाया है। राजो टंडन ने कहा कि कांग्रेस की सभी बहनें विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करेंगी। एक बहन को कितना अच्छा लगा भाई से बिटोली पाके? मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, मेरे मोहल्ले वालों को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतने बड़े मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता एक गरीब के घर में आए हैं। और हमेशा मैं तो किसी की भी कोई परेशानी है, बेटियों की शादी है, कुछ है, पहले जब मैडम जिंदा थी तो मैं वहाँ दौड़ती थी और मैडम साहब को एप्लीकेशनें देती थी, तभी हम लोगों का भला होता था। साहब ने भी बहुत किया, मैडम ने भी बहुत किया
और सारे कांग्रेसी, मैं सबसे बड़ा आभार अपनी बहनों का मानती हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं अकेला मिलना चाहती तो मैं देहरादून भी जा सकती हूँ, सब जगह जा सकती हूँ। मेरे को आज 30-40 साल हो गए, सब पूरे लोग। क्या क्या दिया है पहले तो ये बताइए, भटोली में आपने दिया क्या क्या? कुछ नहीं दिया, मिठाई दिया और क्या देते हैं? सब कैसे देखते हैं एक बहन को बिटोली देना भाई का? जवाब दे दो। एक भावनात्मक संबंध होता है और राजू जी कांग्रेस की सबकी बहन है। जब कहीं मदद की ज़रूरत होती है वैसे बहनें भाइयों की तरफ देखती हैं, लेकिन यहाँ हम सब भाई लोग राजू जी की तरफ देखते हैं। तो मैं उनसे भेंट करने आया, मिलने आया, उनके कुशल जानने आया, क्योंकि मैं 2-3 दिन से यहीं हल्द्वानी में था, तो मैंने कहा राजू जी से मिलते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी एएनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वही ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी के बयान से छिड़ी सियासी बहस के बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक जैसा ना समझें। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपना बयान दिया। और क्या कुछ कहा है आरजेडी नेता मनोज झा ने, आप भी सुनिए। हिंदू धर्म को इजी इक्वल टू ना करें कृपा पूर्वक। हिंदू धर्म, अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो एक महासागर है, हिंदुत्व एक तालाब है जिसका निर्माण गाहे बगाहे सावरकर के जिक्र को छोड़ दें तो 80 के दशक में हुआ। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कॉकटेल है, और उस कॉकटेल ने क्या नुकसान किया है इसका तो इवैल्यूएशन इतिहास करेगा, समकालीन नहीं कर पाएंगे, आने वाला दौर करेगा। बस मेरी टिप्पणी इतनी है, स्पष्ट है कि हिंदुत्व अलग है, हिंदू धर्म अलग है। हिंदुत्व पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, हिंदू धर्म अपनी विशेषताओं कमियों के साथ एक अलग स्वरूप में है। और हमने हिंदू धर्म को तो बापू से समझा, हमें कोई आज वाले समझा देंगे? याद हुए पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अलग रास्ता चुना, लेकिन हिंदुस्तान ने कौन सा रास्ता चुना जो बापू ने दिखाया, नेहरू ने दिखाया, पटेल ने दिखाया, बाबा अंबेडकर ने दिखाया, मौलाना आजाद ने दिखाया। आज क्या हो गया? 7 दशक बाद हम मिरर इमेज बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के। ये अच्छी बात है? कौमों के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं। क्या हो रहा है त्रिपुरा में? हक की बात करो तो यूएपीए लगता है, लेकिन कंगना रनौत 47 के बदले 14 में आजादी की घोषणा करती है, उन पर कुछ नहीं होता, वो पद्मश्री। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमने अपने देश को कहां खड़ा कर दिया। गोडसे को देशभक्त बोलने वाला संसद में बैठा हुआ, अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन से माफ नहीं करेंगे। क्या होती है मन की माफी? वहीं सलमान खुर्शीद की किताब से भी उपजा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी नेता तरुण चुघ ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा, साथ ही अपने बयानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेटे में ले लिया। घटनाएं करने वाले देश को, दुनिया को, अपने देशों को, सीरिया को आग की चपेट में पहुंचाने वाले संगठनों के साथ आप भारत के संगठनों की तुलना कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता की हिंदुत्व से तुलना कर रहे हैं और हिंदुत्व पर आप कोट्स दे रहे हैं। मानसिक दिवालियापन है। भारत की संस्कृति ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। भारत की संस्कृति ने कहीं जिहाद और लोगों के घर उजाड़ने की सोच नहीं रखी। इसलिए सलमान जी से मैं निवेदन करूंगा, भारतीय सोच का अनुसरण करें। देश को, देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को बदनाम करने का लेकिन ओवैसी साहब, अब तो आप बाज आ जाइए। जो बार बार आप समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का जो बयान देते हैं, जिससे खटास पैदा करने की कोशिश करते हैं, एमआईएम को, ओवैसी साहब को, उनकी पार्टी के लोगों को ऐसी घटिया बयानबाजी से बाज आना चाहिए। वहीं कंगना के आजादी वाले बयान ने भी एक नई बहस छेड़ दी है, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने
केंद्र सरकार से कंगना रनौत को दिया पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। और क्या कुछ कहा नाना पटोले ने, आइए सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है वो आरएसएस के प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी जी, और आरएसएस ने 2014 तक उनके कार्यालय में कभी भी तिरंगा नहीं फरकाया। इसका मतलब है कि उन्हें आजादी मान्य नहीं थी, उसका वो ही अंदाज लगाया जाता है। तो हमारा सवाल ये की है कि अगर भाजपा अगर देश के आजादी मिलाने देने वाले के बारे में, और देश 1947 में आजाद हुआ था, यह अगर भाजपा को लगता है तो इस तरह। वहीं बढ़ते हैं आगे, फतेहगढ़ साहिब की खबर है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंचे पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने पवित्र भूमि फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। साथ ही कहा कि पंजाब विधानसभा में बुलाए गए सत्र को पंजाब की एकता, एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया गया था। साथ ही कहा कि अकाली दल द्वारा घनौर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने कहा कि सरकार संयम से पहले मंडियों को बंद कर किसानों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि अकाली दल की ओर से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले ही कई संघर्ष किए जा चुके हैं और अब भी सरकार से किसानों के अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पर भीषण संघर्ष छेड़ा जाएगा। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ फिर हमेशा ही असी अपने कार्य शुरू करते हैं। तो अज भी आ रहे इस चोण अखाड़े में उतरन तो पहला महान शहीदों तो आशीर्वाद लैके जा रहे हैं और मैं आस विश्वास करदा कि आ रही विधान सभा चोण दे विच वाहिगुरू परमात्मा साहिबजादियां दी आशीर्वाद सदका जित हासिल करांगे और ऐसा सानू भरोसा। वहीं कानपुर में नमी और सड़कों से उठने वाली धूल की वजह से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। धूल और धुएं के हानिकारक कण हवा में इकट्ठे हो रहे हैं। इस वजह से सुबह का वातावरण जहरीला होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मॉर्निंग वॉक करना हानिकारक हो सकता है। सबसे खराब स्थिति नेहरू नगर क्षेत्र की रही। यहाँ AQI 556 पर पहुंच गया। बाकी क्षेत्र भी रेड जोन को पार कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों से प्रदूषण बढ़ने की जो स्थिति सामने आई है उसमें सुबह के वक्त प्रदूषण की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह रात में पड़ने वाली शीत और नमी है। सुबह तो ये प्रदूषण को लेकर इतनी समस्या नहीं है, लेकिन शाम है सुबह की अपेक्षा शाम में। हाँ, शाम को ज़्यादा रहता, सुबह कम रहता है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आप लोग बाहर निकलते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए है प्रदूषण, तो जो जिनकी उम्र मान लीजिए 40 से अधिक है तो उनको सांस लेने में समस्या तो होती है, जाहिर सी बात है। और भी मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। वहीं मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन हर शुक्रवार उसे NCB के सामने पेश होना होता है। अदालत की तरफ से जमानत की शर्तों में एक यह बात भी शामिल है। ऐसे में शुक्रवार को आर्यन खान NCB के दफ्तर पहुंचा था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम को भी आर्यन खान मुंबई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुआ, जहां इस मामले में उसका बयान दर्ज किया गया। शुक्रवार को दिन में NCB के सामने हाजिरी लगाने के बाद आर्यन ने SIT के सामने भी पेशकश दर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन से NCB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने करीब आधी रात तक सवाल जवाब किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।